आज हम लोग जानने वाले हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल वैसे एनिमल होते हैं, वैसे जंतु होते हैं जिनके जीनोम में या जिनके शरीर में बाहरी जीन जो है वो प्रवेश कराया जाता है या बाहरी जीन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो वैसे जंतुओं को हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। अब जो जीन जिसमें कुछ गुण होते हैं, जिसमें कुछ विशेष खासियत होते हैं, विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे ही जीन को जंतु के जीनोम में जो है प्रवेश कराया जाता है। तो ऐसे जीन को हम लोग ट्रांसजीन कहते हैं। ये ट्रांसजीन में किस प्रकार की खास बातें हो सकती है, जैसे अगर कोई एनिमल है तो उसमें मिल्क का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, फिश है तो वो ज्यादा तेजी से ग्रो हो सके। हमने बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल के बारे में सुना है। बीटी कॉटन भी एक प्रकार का ट्रांसजेनिक पौधा है, प्लांट है, जिसके जीन में जो है बीटी यानी कि बैसिलस थ्रियोजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया का जो है जीन वहां पर वो इंसर्ट कराया गया है, और जिससे वो कॉटन का पौधा जो है स्वयं कीटों से अपना सुरक्षा कर सकता है। ऐसे ही एनिमल में भी बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, ऐसे जो है जीन होते हैं जिनमें खासियत होती है, गुण होते हैं, और जिसको हम लोग एनिमल्स के जीनोम में प्रवेश कराकर एक जो है नया ट्रांसजेनिक एनिमल जो है प्रोडक्शन करा सकते हैं। और वो खास जीन जो है फिर नए आने वाली पीढ़ी या नए जो है जंतु या जिसे ट्रांसजेनिक एनिमल कहें उसमें जो है वो एक्सप्रेस होगा, वो गुण एक्सप्रेस होगा, और वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को वो जंतु जो है वो प्रदर्शित करेगा, शो करेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले 1973 में हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन करके इन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया तैयार किया। वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है केनामाइक्सिन एंटीबायोटिक के प्रति जो है रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक जो है क्षमता प्रदर्शित करता था। उसके बाद एक साल बाद 1974 में रुडोल्फ जेंसिन ने सबसे पहले ट्रांसजेनिक माउस का जो है वो प्रोडक्शन कराया था। इसके बाद 2003 में ग्लोफिश नामक ट्रांसजेनिक फिश जो है वो सबसे पहले एक कॉमर्शियल जो है एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल के तौर पे प्रोडक्शन कराया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोडक्शन कराने के किन तरीके होते हैं, किस प्रकार के जो है मेथड्स होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन करा सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन एक तरीके का टेक्निक है जिसमें जो है फॉरेन जीन को किसी सेल में जो है वो प्रवेश कराया जा सकता है। माइक्रो इंजेक्शन को हम लोग ग्लास माइक्रो मैनिपुलेटर भी बोलते हैं, या एक प्रकार का ग्लास माइक्रो पिपेट होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होल्ड पिपेट होता है और दूसरा जो है माइक्रो इंजेक्शन निडिल होता है। होल्ड जो पिपेट है उससे सेल को होल्ड करके रखा जाता है, और माइक्रो इंजेक्शन पिपेट में जो ट्रांसजीन होता है उसको लेकर सेल के अंदर जो है वो प्रवेश कराया जा सकता है। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया में एक को रिमूव करते हैं, और उसी प्रकार जो है स्पर्म को भी रिमूव करते हैं, और जो मेल प्रोन्यूक्लियस होता है वहां पर माइक्रो इंजेक्शन से उस ट्रांसजीन को लेके मेल प्रोन्यूक्लियस में प्रवेश करा दिया जाता है। इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तब जो जाइगोट बनता है उसमें ट्रांसजीन आ जाता है, दोनों दो सेल के फ्यूज होने के बाद। और जैसे जैसे फिर डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, सेल जो है डिवाइड होता है, और इसके पश्चात जो है सेल जैसे डिवाइड होता है, ब्लास्टोसिस्ट की जब स्टेज आती है, ब्लास्टुला की जब स्टेज आती है, उस दौरान जो है उसे फीमेल में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। अब जो नया जो जीव इससे आगे पीढ़ी में बनेगा वो उस ट्रांसजीन के कैरेक्टर को क्या करेगा, शो करेगा। वो उस ट्रांसजीन के जो विशेष जो गुण होंगे उनको वो प्रदर्शित करेगा। इसके पश्चात दूसरा जो तरीका है वो है रेट्रोवायरल ट्रांसफर मेथड। रेट्रोवायरस ऐसे वायरसेस होते हैं जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और इसीलिए उनके जो डीएनए होते हैं, उनके जो जीन होते हैं, उनको ऐसे वेक्टर के तौर पे, वाहक के तौर पे जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन वाहक में ट्रांसजीन को सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तहत जो है प्रवेश करा दिया जाता है, और फिर उसे जब
जाइगोट बनने के बाद कुछ सेल जब डिवाइड हो जाते हैं, उसी दौरान जो है उस रेट्रोवायरस के थ्रू ट्रांसजीन को कुछ सेल वाले जो स्टेट है वहां पर उसको प्रवेश करा दिया जाता है। अब जो है प्रवेश होने के बाद फिर से जब वो सेल डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट की जब स्टेट आती है, तो उस स्टेट में फिर वापस जो है उसे फीमेल के शरीर में जो है ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये दूसरा तरीका होता है जिसमें ट्रांसजीन को हम लोग जीनोम तक जो है पहुंचाते हैं, और उसके बाद फीमेल्स को जो नया पीढ़ी जो बनेगा वो उस जीन को के विशेषताओं को जो है वो प्रदर्शित करेगा। इस कड़ी में अब तीसरा जो मेथड है वो है स्टेम सेल मेथड। स्टेम सेल वो सेल होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के सेल को आगे बना सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में के दो भाग होते हैं, एक को बाहरी जो कवच होता है उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और अंदर के जो सेल्स होते हैं उसको इनर सेल मास बोलते हैं। इन्हीं इनर सेल मास को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी बोलते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को निकाल लिया जाता है, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में फिर ट्रांसजीन को माइक्रो इंजेक्शन मेथड से प्रवेश करा दिया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन मेथड से सेल्स में प्रवेश कराने के बाद वापस उन सेल को जो है ब्लास्टोसिस्ट में या इनर सेल मास में वापस जो है पहुंचा दिया जाता है, और उसे फीमेल में इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब इस तरीके से भी ट्रांसजीन जो है वो जीनोम तक पहुंच जाते हैं, सेल्स तक पहुंच जाते हैं, और नया जो पीढ़ी इससे आएगा वो ट्रांसजेनिक एनिमल होगा, और वो उस ट्रांसजीन के गुणों को प्रदर्शित करेगा। आगे अब हम बढ़ते हैं, इसके क्या उपयोगिताएं हैं, या अभी तक किस प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल जो है उनको प्रोडक्शन करने में सफलता पाई गई है, उनको हम लोग बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसजेनिक माउस के बारे में। ट्रांसजेनिक माउस के बारे में, इन ट्रांसजेनिक माउस का प्रोडक्शन जो है हो चुका है, बनाए जा चुके हैं, और किन उपयोगिताओं के लिए वो बनाए गए हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो इसमें एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए ट्रांसजेनिक माउस बनाए जा चुके हैं। उसे कैंसर के मॉडल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और कुछ डिसीज मॉडल के तौर पे भी माउस का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अल्जाइमर डिसीज हो गए, हंटिंगटन डिसीज हो गए। इन डिसीजेस के लिए ट्रांसजेनिक माउस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसजेनिक माउस का इस्तेमाल जो है सर्जिकल टेक्निक्स के लिए भी किया जाता है। नए तरीके के सर्जिकल टेक्निक्स अगर इजाद करने हैं तो वो ट्रांसजेनिक माउस के थ्रू भी इजाद किया जा सकता है। इसी कड़ी में दूसरा ट्रांसजेनिक एनिमल है फिश, और ग्लोफिश के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है। ग्लोफिश जो है हमारे एक्वेरियम में शोभा जो है वो बढ़ाते हैं, और विभिन्न अलग अलग कलर के वो ट्रांसजेनिक फिश होते हैं जो एक्वेरियम में हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है सैल्मन करके फिश है जो कि न्यूट्रिशन डाइट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और चूंकि इसकी ग्रो स्लो थी, कम थी, इसलिए ट्रांसजेनिक फिश जो है तैयार किया गया सैल्मन, जो कि काफी तेजी से अपना वृद्धि कर सकता है। और कुछ जो है ट्रांसजेनिक फिश को पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे, प्रदूषण को प्रदर्शित करने के लिए इंडिकेशन के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाता है, संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सिप, ट्रांसजेनिक सिप की ओर, और इसमें वूल प्रोडक्शन, ऊन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ट्रांसजेनिक सिप जो है तैयार किए गए हैं, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 के प्रोडक्शन में सफलता पाई गई है, यानी ह्यूमन जो कोगुलेशन फैक्टर 9 है उसको जो है सिप में प्रोडक्शन करने के लिए ट्रांसजेनिक सिप जो है वो तैयार करने में सफलता पाई गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग गोट की ओर। ट्रांसजेनिक गोट है, ये इसमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन जो है उसके मिल्क में करने की सफलता पाई गई है। तो इस प्रकार के भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जा चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब ट्रांसजेनिक पिग में। ट्रांसजेनिक पिग में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड के प्रोडक्शन के लिए ट्रांसजेनिक पिग का जो है प्रोडक्शन कराया जा चुका है। इसके अलावा इसको जो है डिसीज मॉडल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और जो है डायबिटीज डिसीज के लिए यूज करने के लिए ट्रांसजेनिक पिग का जो है प्रोडक्शन किया जा चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी कड़ी में है ट्रांसजेनिक चिकन। ट्रांसजेनिक चिकन जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी
वायरल जो है वो प्रॉपर्टी उसमें हो, इस प्रकार के भी ट्रांसजेनिक चिकन का प्रोडक्शन कराया जा चुका है। और इसमें लो कोलेस्ट्रॉल जो है एग के प्रोडक्शन के लिए भी ट्रांसजेनिक जो है चिकन का प्रोडक्शन कराया जा चुका है, जिनके एग में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो। ह्यूमन इरेथ्रोपोइटिन का भी प्रोडक्शन उसके एग में हो, इस प्रकार के भी ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन कराया जा चुका है।